नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है, बहुत जल्द जेटेट परीक्षा होगी। तो जेटेट परीक्षा को देखते हुए यहां पर आप सभी के लिए जो भी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब से अभी तक नहीं देख पाए हैं और बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर एग्ज़ाम में 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जेसीईआरटी की जैक का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है। ज़्यादा करके आपको 6 to 10 तक का सभी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सारी क्लासेज भी आपको दी जा रही है। अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो उसके लिए 500, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और ओनली फॉर यहाँ पर जैक की किताब जेसीईआरटी 6 to 10 से करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में 101% प्रश्न आने की गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो बाजारों किताब अगर आप ले भी लिए हैं या कहीं अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 501 रुपये में जोड़ करके कम समय में ज़्यादा अगर अंक भिड़ाना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है हमारे यहाँ से। जो भी शिक्षक इसमें चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 1 से 5 के अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो 20 टेस्ट सीरीज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत होती है 10 रुपये, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर 20 के लिए आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, देखिए 150 रुपये, जिसमें आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है और आपको यहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपये का प्राइज है, सेकेंड कैंडिडेट को 20 रुपये का प्राइज है और थर्ड कैंडिडेट को 10 रुपये का प्राइज है। तो प्रत्येक टेस्ट में 3 प्राइज आपको दिए जाएंगे। आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 150 रुपये में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा जैक और जेसीईआरटी की किताब से पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तुम वहाँ जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कि तुम वहाँ जाओ, यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का है। विस्मयादि बोधक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य में यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसमें हर्ष, अपार, खुशी, प्रसन्नता का भाव व्यक्त होता है या दुख का भी भाव व्यक्त होता है। जैसे ओह, देखिए एक उदाहरण बता रहे, ओह कुत्ता मर गया। देखिए यहाँ पर अफसोस और बीच में चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसा चिन्ह कहीं ना कहीं आपको उस वाक्य में लगा हुआ मिलेगा, ऐसा चिन्ह उस वाक्य में मिलेगा, तभी आप समझिए कि विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है। ठीक है, आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी को आदेश देता है। देखिए यहाँ आदेश ही दिया गया है, तुम वहाँ जाओ, आदेश दिया गया है। क्या दिया गया है आपको लग रहा होगा, ये आदेश है, ये क्या है, ऑर्डर दिया गया है। तो ये आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए हंसुआ छाप लगा हुआ रहता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तभी वह प्रश्नवाचक में जाएगा। ठीक है, और नकारात्मक में क्या लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। देखिए सब वाक्य के बारे में हम आपको यहाँ क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सप्तर्षि में कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए समास भी देख लीजिए, सप्तर्षि में कौन सा समास है। ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए सप्तर्षि का मतलब होता है 7 तारों का समूह। सप्त माने 7 और ऋषि ना, सप्त ऋषि मतलब 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं। ठीक है, 7 तारों के समूह को हम लोग सप्तर्षि कहते हैं। और इसमें समास कौन आ जाएगा, तो 7 क्या चीज़ है बताइए, 7 संख्यावाचक है ना। 7 क्या है, 7 आपका संख्यावाचक है, 7 संख्यावाचक है ना। और संख्यावाचक वाला किस में जाता है, तो द्विगु। द्विगु में भी द्विगु मतलब 2 होता है, तो ये भी संख्यावाचक हो गया। तो संख्यावाचक में ही जाता है, तो 7 वाला द्विगु में जाएगा। किस में जाएगा, द्विगु मतलब 2 गो वाला में जाएगा, तो संख्यावाचक होगा। क्योंकि इसका विशेष अर्थ नहीं निकला है, राइट आंसर इसका ये होगा। क्लियर, चलिए अगला है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का
सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ा, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। क्या होता है? प्रति जोड़ एक होता है, प्रत्येक होता है। राइट आंसर इसका ए हो गया। अगला प्रश्न है, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए अभी हमने इससे पहले बताया है, ये बिहार टेट का प्रश्न है और सीजी टेट का प्रश्न है। देखिए कितने हल्के प्रश्न कभी कभी आते हैं आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में। वह बाजार नहीं जाता है या किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है? सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, राम आम खाता है, सीता पटना जाती है, वह पत्र पढ़ती है। नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा रहता है, नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा तो नकारात्मक होगा। और आपके वाक्य यहाँ देखिए, वह बाजार नहीं जाता है ना, इसमें नकारात्मक देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह नकारात्मक वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिएगा, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? ठीक है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, यही 4 गो ऑप्शन है। तत्पुरुष समास में आप जानते हैं ना क्या होता है, इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। तो भाई बहन का विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं है। द्विगु समास में क्या होता है आपको पता है ना, संख्यावाचक शब्द आता है 4, 5, 6, 7, 8 ना, तो ये भी नहीं है, तो ये द्विगु भी नहीं है। द्वंद्व समास में क्या होता है आपको पता है ना, एक दूसरे के अपोजिट चिन्ह रहता है और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। द्वंद्व में एक दूसरे का अपोजिट और बीच में योजक चिन्ह, तो वो हो गया द्वंद्व। तब देखिए आप, भाई बहन, भाई का उल्टा क्या होता है? ये बहन होता है ना, भाई का उल्टा बहन और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो बीच में योजक चिन्ह हो गया या दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक हो गए, तो वो आपका जो हो जाएगा द्वंद्व समास होगा। इसलिए भाई बहन द्वंद्व समास है। क्लियर हो गया ना? चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है आपको बताना है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किसको मान्यता दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। प्रश्न पंजाब टेट का और सीजी टेट का है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है या किस प्रकार का वाक्य है? स्वीकारात्मक, नकारात्मक, आज्ञार्थक या कोई नहीं, ठीक है। नकारात्मक में क्या होता है आप जानते हैं ना, 4 गो में देखिए एक ऑप्शन चुनना रहता है, तो पहले हम गलती वाला ढूंढ लेते हैं, नहीं रहता है, इसलिए तो नकारात्मक रहेगा। आज्ञार्थक में क्या होता है? आज्ञा दिया जाता है, इसमें कोई आज्ञा नहीं दिया गया है। अब आपके पास बचा एक स्वीकारात्मक, तो स्वीकारात्मक वाक्य में कुछ किसी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? राम के बारे में बताया गया है। प्रतिदिन विद्यालय जाता है मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? स्वीकारात्मक वाक्य है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न जल में कौन सा समास है? बिहार टेट और यू टेट, बिहार टेट और यू टेट और सीजी टेट, 3 जगह ये प्रश्न आया है। अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास भी विशेषता निकलता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? द्वंद्व समास में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग को? आप लोग बताते चले किसी को कोई दिक्कत है समास में? समास का क्लियर सेशन समाप्त कर दिया गया है। हम आपको प्रैक्टिस सेट में रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जो बहुत कुछ नए जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए, टेस्ट सीरीज 1 to 5 का शुरू किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज 1 to 5 का शुरू किया जा रहा है। आप सभी टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइएगा। जो भी टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, आपको सारा फी बता दिया जाएगा। अगला है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है।
अब क वर्ग में क का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है, घ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, अंग का नहीं है। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान होता है। शायद कल वर्षा होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। शायद कल वर्षा होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। पूरा वाक्य, समास, संधि, कारक, सब कुछ इस प्रैक्टिस सेट में आ गया है। ठीक है, तो आप सभी हमें जरूर बताइए, आदेश सूचक है, नकारात्मक है, संदेहार्थक है या प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो देखिए आदेश सूचक में तो आज्ञा दिया जाता है, इसमें कोई आदेश नहीं हो रहा है। नकारात्मक में नहीं लगा हुआ रहता है, ये भी नहीं होगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो इसमें कि नहीं है। अब बचा यहाँ पर एक ही ऑप्शन संदेहार्थक। तो देखिए इस वाक्य को पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि शायद कल वर्षा होगी, इसमें क्या है, संदेह है। क्या है, संदेह है। ठीक है, तो ये संदेहार्थक वाक्य हो गया। राइट आंसर इसका सी हो गया, यानी जिस वाक्य में शंका संदेह बना हुआ रहता है उसको संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। क्लियर। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब परीक्षा में जाते हैं ना तो नहीं नहीं देखता है आदमी, अंधा हो जाता है। नहीं नहीं वाला बहुत आता है जो आपको छकाता है, जो आपको कम करता है रिजल्ट। पूछ रहा है कि किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दशानन, दशानन, दस हो आनंद जिसके, द्विगु होते हुए भी ये बहुब्रीहि है रावण के सेंस में। चक्रपाणी विष्णु के सेंस में, बजरंगी हनुमान जी के सेंस में। सप्तर्षि का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए सप्तर्षि जो है ये द्विगु में जाएगा, न कि बहुब्रीहि में जाएगा। यानी दशानन भी बहुब्रीहि है, चक्रपाणी भी बहुब्रीहि है, बजरंगी भी बहुब्रीहि है। आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो सप्तर्षि जो है नहीं है। इसका राइट आंसर सप्तर्षि हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर सप्तर्षि हो जाएगा। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है। ठीक है, क वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ, पहला कंठ। उसके बाद क वर्ग के बाद क्या आता है, च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। उसके बाद क्या आता है, ट। उसके बाद त। उसके बाद प। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर आपका ओष्ठ होगा। जिनको उच्चारण स्थान में प्रॉब्लम हो रहा है आप चले जाइएगा, उच्चारण स्थान का यहाँ पर वीडियो दिया गया है और नोट्स भी दे दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और वहाँ से सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य नकारात्मक वाक्य है, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य नकारात्मक वाक्य है। राम पत्र पढ़ता है, वे स्नान नहीं करते हैं, रमेश कल पटना जाएगा, बच्चे क्यों प्रश्न पूछते हैं। ये वाक्य है, इसमें कौन नकारात्मक है आपको बताना है। राम पत्र पढ़ता है, यह राम के बारे में बताया जा रहा है, स्वीकारात्मक वाक्य इसको कहेंगे। स्नान नहीं करते, देखिए नहीं लगा हुआ है, इसी को हम लोग नकारात्मक वाक्य कहेंगे। रमेश कल पटना जाएगा, इसमें संदेह बना हुआ है या भविष्य दिख रहा है, भविष्य कहेंगे। बच्चे क्यों प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द क्यों लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर। तो सब वाक्य को यदि आप पहचानने लगेगा ना तो आपको देखिए हिंदी एकदम आसान हो जाएगा। अब आपको हिंदी ऐसे भी आसान लग रहा है तो आप सभी अवश्य जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए और टेस्ट सीरीज में अवश्य सभी को भाग लीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रतिभागी टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे। 1 से 5 का टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी, तो आप उसके लिए एडमिशन लेना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको इच्छा है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो आपको लगभग 25 से 30 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज डेली करवाया जाएगा, उसके लिए आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज की राशि आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आपको देखिए टेस्ट सीरीज की राशि बता दी जाएगी, आप कॉल कर लीजिएगा हमारे नंबर पर, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए नहीं वाला है। मदांध मतलब मद से अंधा, जेब खर्च जेब का खर्चा, विद्यालय विद्या का आलय,
दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट है और योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यह तो कौन सा समास है, ये तो आपका समास है द्वंद्व, द्वंद्व समास है, ये तो तत्पुरुष नहीं है। तो पूछा है कौन नहीं है, तो सीधे मिल गया हमको, उसमें योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास होता है, आपको बताया था ना, देखिए यहाँ बनाया हुआ भी है, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ठीक है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ, इसी तरह से है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, चुनिए कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है इसमें। शायद राम पटना है, क्या वह प्रथम श्रेणी से पास किया, तुम नहीं आ रहे हो, कोई नहीं। शायद राम पटना है, यह वाक्य संदेहार्थक है, संदेह है ना, शायद राम पटना है, ये संदेह है। क्या वह प्रथम श्रेणी से पास किया, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों दिया है, तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो ऑलरेडी वह प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसलिए इसमें कौन प्रश्नवाचक वाक्य है आपसे पूछा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तुम नहीं आ रहे हो, नहीं लगा हुआ है, ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, चलिए क्लियर हो गया। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, बताइए किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो पाप पुण्य जो एक दूसरे का अपोजिट हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वह द्वंद्व समास होता है। तो पहला द्वंद्व समास है मारपीट, ये भी द्वंद्व समास है। राजा रानी, ये भी द्वंद्व समास है, लेकिन पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये आपको यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। आपसे पूछा है कि इसमें कौन द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 7, 8, 4, 5, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन है, तो अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व, य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, व्यंजन ये सब बार बार पूछ दिया जाता है, ठीक है, सभी को याद रखिएगा। य, र, ल और व, ये 4 गो जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य आदेश सूचक वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य आदेश सूचक वाक्य है। तुम वहाँ जाओ, राम क्यों चिल्लाता है, वे नहीं सोते हैं, कोई नहीं। तुम वहाँ जाओ, इसमें क्या हो रहा है बताइए, आदेश दिया जा रहा है ना, तो जिस वाक्य में आदेश दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे, आदेश सूचक वाक्य कहेंगे। आपसे पूछा है कि इसमें कौन आदेश सूचक वाक्य है, तो ए है। राम क्यों चिल्लाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। वे नहीं सोते, नहीं लगा हुआ है, इसलिए नकारात्मक वाक्य होगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, सभी का जवाब सही आ रहा है। सभी को इसी तरह से जुड़ करके तैयारी करते रहिए, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत आपको 10 रुपये रखी गई है। जो भी चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, आप 10 रुपये पेमेंट करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो 40 टेस्ट सीरीज होगी, 1 to 5 के लिए कितने टेस्ट सीरीज हम करवा रहे हैं, 40 टेस्ट सीरीज होगी। जिनको भी इच्छा होगा वो आप यहाँ पर 40 नहीं, हम 40 टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, या आप प्रत्येक दिन भी 10-10 रुपये पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिनकी जैसी इच्छा होगी आप सभी अवश्य ग्रुप में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार अगर यहाँ पर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए हम 20 टेस्ट सीरीज का ले रहे हैं, ठीक है। कितने टेस्ट सीरीज का पेमेंट लेंगे, 20 टेस्ट सीरीज का लेंगे, और वो आपको कितना लगेगा, तो वो आपको लगेगा, देखिए 20 गो टेस्ट सीरीज का आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया पेमेंट करना है। 20 टेस्ट सीरीज का 150 रुपया। अगर अगला बार फिर जो टेस्ट सीरीज होता है 20 गो आगे, तो उसको हम अलग से पेमेंट लेंगे, या उसके बाद अगला बार और भी कम हो जाएगा। तो अभी 20 टेस्ट सीरीज का कितना लगेगा, 150 रुपया होगा, जो कि अभी 1 to 5 के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। 6 to 8 की इसके बाद स्टार्ट होगा। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज में जुड़ना है आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, 150 रुपया दे करके ग्रुप में जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे कि कब से इसकी शुरुआत होगी, आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्विगु समास नहीं है। चौराहा, 4 राहों का समाहार द्विगु समास, षटकोण,
6 कोण संख्यावाचक द्विगु समान। अब देखिएगा द्विगु समास नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, ठीक है 3, ये भी द्विगु समास है। अब देखिएगा अष्टभुजी 8 भुजाओं का समाहार, लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा आपको यहाँ पर विशेष अर्थ निकलता है किसके लिए, तो दुर्गा माँ के लिए, इसलिए अष्टभुजी का विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए द्विगु समास नहीं है बल्कि यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसमें पूछा आपको कि कौन द्विगु समास नहीं है, तो उसका राइट आंसर अष्टभुजी हो जाएगा। आप लोग भी पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, हमको बताइएगा। आप लोग के पकड़ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। हमको लग रहा है कि आप लोग सभी कोई बहुत अच्छे से बना रहे हैं, क्योंकि सभी का जो है यहाँ पर आंसर बहुत ही सही आ रहा है, तो आप लोग सभी कोई सही से बना रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा नहीं बना हुआ है, नमक नहीं बना हुआ है, जाति नहीं बना हुआ है। तो देखिए कुल होता है संज्ञा, उससे बना हुआ विशेषण जो है वो कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलीन। तो यहाँ एक शब्द कुलीन आया है जो कुल से बना हुआ है, इसलिए यह जो है यहाँ पर बना हुआ विशेषण कुलीन ही है। ठीक है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, देखिए कारक जो चैप्टर है यहाँ से एक प्रश्न देखिए आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, कारक का वीडियो और पीडीएफ दोनों कंप्लीट बना हुआ है। जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ करके यहाँ से हिंदी के लिए तो आपको 15 में 15 और 30 में 28 29 जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में पर। क्या होता है, में या पर होता है। ठीक है, किस में है, ए में है, ए में या पर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमसे पीडीएफ परचेज करके पढ़ रहे हैं उनके लिए इस तरफ बनाया हुआ सब चला जाता है। देखिए आप YouTube पर से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ज़्यादा अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही कम कीमत पर सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए केवल व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से, हमारा व्हाट्सअप के माध्यम से आप जुड़ेंगे तो आपको समझिए ऑनलाइन यहाँ से सारा कुछ आपको मिलते रहेगा और आपका गाइडलाइन भी होते रहेगा, जिससे आपको यहाँ पर टेट निकलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न। अंधे लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए संकेत, अंधे लोगों के लिए यहाँ देखिए, अंधे लोगों के लिए संकेत या चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को क्या कहते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि, जर्मन लिपि या रोमन लिपि। ठीक है, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए एक संकेत चिन्ह का किताब बना हुआ रहता है, वो लिखने पढ़ने के लिए के माध्यम से उसको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं ब्रेल लिपि, उसको क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। ठीक है, तो ब्रेल लिपि क्या है, अंधे लोगों को लिखने पढ़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो कि खुरदुरे होते हैं और उसको छू करके लोग पढ़ते हैं, तो वो माध्यम जो है आपका ब्रेल लिपि है। क्लियर हो गया ना आपको, चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला देखेंगे हम यहाँ पर, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। देखिए संधि विच्छेद से एक प्रश्न आपका आ रहा है, कन्फर्म रहिएगा। और ये प्रश्न आप जितना देख रहे हैं सब किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा हुआ है, ये नहीं समझिएगा कि कहीं से नहीं आया हुआ और इसी तरह हमको दिया हुआ, नहीं, सभी प्रश्न हर राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही निकाल करके आपको हम सिर्फ ला रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, नि जोड़ चल, नि जोड़ चल, निस जोड़ चल या निस जोड़ चल, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है, देखिए नी, क्या होता है, नी और जोड़ चल। ठीक है, आपको पूछा कि यह कौन संधि है, अब पूछा कि इसमें यह कौन संधि है, तो आप देखिएगा इस पर क्या लगा हुआ, विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यह विसर्ग चिन्ह है, इसलिए कौन सी संधि में जाएगा, तो विसर्ग संधि में जाएगा। किस में जाएगा, विसर्ग संधि में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए कारक एकदम कंप्लीट कर लीजिए, आपको तो हम कारक ही अभी और संधि विच्छेद और समास ये सारा चीज़ को हम आपको प्रैक्टिस सेट अभी करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये सब चीज़ छूटे नहीं। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही सबसे, तो सबको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और जो नहीं जुड़े हैं अभी कभी देखने के बाद जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर दिन आपको नए नए चीज़ को हम देते रहते हैं और वहाँ से तैयारी कीजिएगा तो जेटेट 101% आपको निकलना एकदम
फिक्स हो गया है। ठीक है, तो आप सभी अभी अपने यहाँ पर उम्मीदवारी फिक्स कीजिए जेटेट निकालने के लिए। आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए हैंड रिटेन नोट्स ऐसा नोट्स है, आपको हम बता देते हैं, जो बाज़ार में उपलब्ध होता नहीं है। और वहाँ तो लोग पुराने किताब को ही सिर्फ छाप करके आपको पढ़ने के लिए दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आना जो है यहीं से आएगा, क्योंकि ये आपको JCERT जैक की किताब से हमने बनाया है और उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को देख करके लाया गया है। ठीक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक आपको बताना। ठीक है, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कर्ता कारक का तो यह चिन्ह है नहीं, अपादान में अलग होता है। संप्रदान में देखिए होता क्या है, जब कोई वस्तु किसी को दान स्वरूप कोई दे देता है, कोई वस्तु किसी को कोई दान स्वरूप दे देता है, तो उसको हम लोग संप्रदान कारण कहते हैं। ठीक है, तो राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, यहाँ पर राजा ने दान दिया है। अगर किसी चीज़ को यदि वाक्य में लगे कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कोई भी चीज़ दे रहा हो, दान कर रहा हो, तो वह संप्रदान कारक में जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ विभक्ति चिन्ह को देख करके आपको कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ सिर्फ देखना है कि कोई ऐसा वाक्य है जिसमें किसी को कोई दान दे रहा हो, कोई गिफ्ट कर रहा हो, कोई किसी को दे रहा हो कुछ भी, वो सभी संप्रदान कारक के अंतर्गत जाता है। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी राजा जो है दान दे रहे हैं किसको, भिक्षुक गरीब को, तो यह कौन सा कारक है, याद रखिएगा संप्रदान कारक है। क्लियर हो गया होगा ना। देखिए ऐसे तो हम एक बार आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर यहाँ कंपटीशन जो आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें यदि आप बनाने लगें तो समझिए कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, जिस वाक्य में किसी को कुछ भी चीज़ दिया जाता है या दान दिया जाता है तो यह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, वर्ण है, ध्वनि है, शब्द है या कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आपके जेटेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट, MP टेट, CG टेट सब में ही प्रश्न आया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला लिखिएगा, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। सप्तऋषि या सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। सप्तर जोड़ ऋषि, सप्तह जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद जो आपका है वो है सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि होता है। क्लियर, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि होता है, हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, पिताजी माँ को साड़ी खरीद कर दिए, वाक्य में कौन सा कारक है। पिताजी माँ को साड़ी खरीद कर दिए, वाक्य में कौन सा कारक है बताना है आपको। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, किस में जाएगा बताइए हमें। तो यहाँ देखिए पिताजी माँ को साड़ी खरीद कर दिए, मतलब इस वाक्य में पिताजी जो है माँ को कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं साड़ी दे रहे हैं। तो जिसमें किसी को कोई दान स्वरूप देता है, कोई भी चीज़ दे देता है, तो वह वाक्य अगर लगे कि किसी कोई जो है यहाँ पर किसी को कुछ दे रहा हो, तो वह जो है आपको संप्रदान कारक में डालिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे लिख भी दिए हैं, किसी को कुछ भी चीज़ देना, दान देना, लेकर देना, यह सभी संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य, शब्द, ध्वनि, कोई नहीं। देखिए आपको लग रहा है ना कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या आप लोगों को लग रहा है तो यस कमेंट कीजिए। आपको लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा होगा हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोगों के दिमाग में देखिए चल रहा हो कि वर्णमाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्णमाला, लेकिन यह गलत है, वर्णमाला नहीं होगा। वर्णमाला के लिए होता है, जानते हैं क्या चाहिए, वर्णमाला के लिए होता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेकिन यह एक नया चीज़ है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब वर्ण मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, अक्षर हो गया, तो अक्षरों के यहाँ पर सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो अक्षरों जहाँ अक्षर मिलते हैं उसको हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कई अक्षर आपस में मिल करके एक सार्थक समूह बनाते हैं, माने सार्थक शब्द बनाते हैं जो पढ़ा जाता है, तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को यहाँ पर B नंबर में आपको शब्द लिखा हुआ है,
तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया ना, कि डाउट है आपको? डाउट नहीं रहना चाहिए, शब्द होगा। ठीक है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है कौन सा आपको बताना है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। दिगंबर को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिक और जोड़ क्या आएगा, अंबर, दिक जोड़ अंबर, ये हो जाएगा आपका दिगंबर। ठीक है, तो दोनों में व्यंजन है इसलिए यह व्यंजन संधि हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, प्रत जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार या प्रति जोड़ अपकार क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है प्रति जोड़ उपकार। क्या होता है, प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, प्रति जोड़ उपकार जो है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होता है। क्लियर हो रहा है ना, किसी को कोई डाउट है? जिसको भी डाउट है वो हमें कमेंट कीजिए और उनका जवाब हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, आपको डेली हम यहाँ पर देखिए हिंदी समाप्त कर दिए हैं, आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट एग्जाम को लगा दे रहे हैं, आप सभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज चलेंगे जिसमें भी आएगा। अब आप कितना सही करते हैं वो आप पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या राम प्रश्न पूछता है या किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ठीक है, क्या राम प्रश्न पूछता है या किस प्रकार का वाक्य है बताना है। ठीक है, देखिए वाक्य में नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, तो देखिए वाक्य जब आप पढ़े होंगे तो आप देखिएगा जिस वाक्य में नहीं लगा हुआ रहता है, जिस वाक्य में बीच में कहीं भी नहीं लगा हुआ रहता है तो उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो क्या राम प्रश्न पूछता है, ये नहीं है इसलिए नकारात्मक नहीं होगा। अगला देखिएगा प्रश्नवाचक क्या होता है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है या प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कैसे लगा हुआ रहता है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया गया है उसमें क्या राम प्रश्न पूछता है, हंसुआ छाप यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें क्या, कब, कौन, कैसे लगा हुआ है वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत चला जाएगा। तो यह वाक्य जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर। अगला देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए यथा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हो, यथा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हो वो सभी को आप अव्ययी भाव समास में डालिएगा, क्योंकि यथा से जुड़ी हुई चीज़ें ही अव्ययी भाव में जाएगी। ठीक है, तो यथा वाली चीज़ें जितनी भी आएगी सबको अव्ययी भाव समास में डालिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक आता है यथा वाला। तो आप सभी एक बार दिमाग में रख लीजिएगा कि यथा से जुड़ा हुआ जो भी शब्द है उसको हमको अव्ययी भाव समास में डालना है। ठीक है, यथा से जुड़ी हुई चीज़ें है तो उसको अव्ययी भाव समास में हमको डालना है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, गायक का सही संधि विच्छेद है गा जोड़क, गै जोड़क, गे जोड़क, गै जोड़क। ठीक है, क्या होगा गायक का सही संधि विच्छेद। ठीक है, देखिए गायक का यहाँ पर जो सही संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा गै जोड़ अक। क्या होगा, गै जोड़ अक होगा और उसको हम लोग कहेंगे गायक। क्या कहेंगे, गायक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वाह हम लोग मैच जीत गए, यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वाह हम लोग मैच जीत गए, यह किस प्रकार का वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, चलिए करके बारी बारी से इस वाक्य को हम आपको दिखलाते हैं। ठीक ना, देखिए नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा हुआ रहना चाहिए था, इस वाक्य में कहीं भी नहीं है इसलिए यह गलत है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, इस वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है इसलिए प्रश्नवाचक भी गलत होगा। आदेश सूचक वाक्य में किसी में आदेश दिया जाता है, इसमें कुछ आदेश नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एक ही बचा विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होता है, जिस वाक्य में खुशी, आश्चर्य, दुख का भाव व्यक्त हो रहा होगा और उसके साथ देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह जो होता है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, उसके साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत लेते हैं। क्लियर हो गया होगा ना। राजभाषा का तात्पर्य है, राजभाषा का तात्पर्य क्या होता है।
देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, आदर्श एवं परिनिष्ठम भाषा। क्या होता है? राजभाषा का तात्पर्य। ठीक है, देखिए जान जाइए, ठीक है ना, आप लोग इसको समझिए। एक भाषा जिसको हम लोग कहते हैं राजभाषा, क्या कहते हैं उसको? राजभाषा। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, कहते हैं ना, राष्ट्रभाषा। तो देखिए राजभाषा मतलब होता है कि ये वहाँ का जो विभाग है, वहाँ का जो विभाग है उसमें सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज जिस भाषा में की जाती है, सरकारी कामकाज जिस भाषा में की जाती है उससे हम लोग कहते हैं राजभाषा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा। क्लियर? और राष्ट्रभाषा क्या है? तो देखिए राष्ट्रभाषा जो है, जो देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, देश में जो भाषा सर्वाधिक बोली जाती है उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं। ठीक है, तो एक सर्वे का आधार पता चलता है कि देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? राष्ट्रभाषा। और अभी हम लोग सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है, वो राष्ट्रभाषा है। क्लियर हो गया ना? तो राजभाषा का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए भाषा की प्रकृति पढ़ लेना है आपको, भाषा पढ़ना है, क्योंकि भाषा से एक प्रश्न रहता है, इसको पढ़ा भी दिया गया है आपको। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को यहाँ पर सभी कुछ मिल चुका है। ठीक है, तो भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए याद रखिएगा, ज़्यादा करके नहीं वाला लोग देखते ही नहीं है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना होती है, तो भाषा की प्रकृति के संदर्भ में सही है। आपसे पूछा है कौन नहीं है, नहीं वाला, तो सही वाला में है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, एकदम सही बात है। जहाँ की जैसी संस्कृति और सभ्यता होती है वहाँ अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक है, अगला है, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। ठीक है, नहीं, ये देखिए यही यहाँ पर जो है सही नहीं है, भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। ठीक है, ये गलत है। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है, यह भी सही है। तो आपको पूछा था कौन सत्य नहीं है, तो सी सत्य नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सबको समान दृष्टि से देखने वाला को क्या कहते हैं? ठीक है, विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हो गया यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, सबको समान दृष्टि से देखने वालों को क्या कहते हैं? दयालु, एक नयन, समदर्शी, दूरदर्शी। तो सबको समान दृष्टि, समान मतलब होता है सम, समान मतलब होता है सम, और दृष्टि, दृष्टि मतलब दर्शी होता है, दर्शी, यानी उसको कहते हैं समदर्शी। सबको बराबर नज़र से यदि देखता है, उसको समान दृष्टि से देखता है उसको, तो उसको समान के लिए सम और दर्शी, दृष्टि के लिए दर्शी। ठीक है, समदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है? बताना है आपको कि पानी पानी जो मुहावरा होना है उसका क्या अर्थ है? बाढ़ आ जाना, शर्मिंदा होना, लगातार वर्षा होना, नल में हमेशा पानी होना। ठीक है, तो पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो लज्जित होना। क्या है? लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना, शर्मिंदा होना। क्लियर हो गया? पानी पानी। देखिए मुहावरा आपको जितना भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया है वो सब के सब हम आपको वहाँ पर मुहावरा सेक्शन जो टॉप 1000 मुहावरा का प्रश्न है वो आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, तो मुहावरा से जो प्रश्न आएगा उसके अंदर से ही आएगा। और हिंदी अगर आपका क्षेत्रीय भाषा है तो भी यह आपके लिए रामबाण काम करेगा। ठीक है, तो सभी के लिए आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करने लगेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो गया पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है? लज्जित होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, उर्वर शब्द का विपरीतार्थक है। देखिए विलोम शब्द भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि विलोम शब्द तो एक आपका हर बार आता है ना, विलोम शब्द आपका हर बार एक एग्जाम में आता है, तो विलोम शब्द को पढ़ लेना है कि उर्वर शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो उर्वर शब्द का देखिए क्या होता है, बताइए। उर्वरा, उर्वर मीन्स होता क्या है? सबसे पहले आप लोग एक देख लीजिए। देखिए जो यहाँ पर देहाती क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो गए वो लोग ज़्यादा जानते हैं, और लगभग यहाँ पर 80% लोग देहाती से ही बिलोंग करते हैं। तो उर्वर, तो देखिए कभी कभी जब लोग जाते हैं तो कहते हैं ये ज़मीन उर्वरा है, उर्वरा है मतलब क्या कहते हैं? उपजाऊ है, उपजाऊ है मतलब इसमें जो भी चीज़ कीजिएगा वो अच्छा से होगा। ठीक है, और एक शब्द तो और आता है, देखते हैं एक शब्द तो और आता है, आप लोग ध्यान में देते होंगे, उर्वरक कहते हैं ना। उर्वरक ये क्या होता है? तो उर्वरा के लिए होता है, उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग ज़मीन में क्या डालते हैं? उर्वरक डालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
तो उर्वर शब्द का विपरीत, तो उर्वर माने उपजाऊ हो गया, उर्वर का मतलब क्या हो गया, उपजाऊ हो गया। तो यहाँ पर उसके बदला विपरीतार्थक, उसका उल्टा क्या होगा, तो उर्वरा मीन्स भी उपजाऊ है, उपजाऊ मीन्स भी उपजाऊ है, और समृद्धि मतलब भी बढ़ना है। तो यहाँ होता है ऊसर, क्या है, ऊसर। उर्वर का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा, यानी उपजाऊ का अनउपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है देहाती सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला है कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें कि कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी देखिए आपको सारा चीज़ हम दे दिए हैं, और अभी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक भी आपको हम करवा दे रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है मनोबल बढ़े कि हम इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है, यदि आप सभी को जो अभी तक देख रहे हैं, यदि आपको विभिन्न राज्यों का क्वेश्चन बैंक बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा, आपको क्वेश्चन बैंक भी हम यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सारे राज्यों का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, जो कि आपको हम देते जा रहे हैं डेली। तो पहले झारखंड की एग्जाम है, इसलिए हम आपको झारखंड से ही शुरू कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बनाने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट करेंगे यस लिख करके कि यस, ठीक है, और अपने अपने व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे कि क्वेश्चन बैंक करवा दिया जाए। तो हम आपको डेली यहाँ पर जो है क्वेश्चन बैंक सभी का पार्ट बाई पार्ट आपको करवा देंगे, सभी स्टेट का करवा देंगे। क्लियर, चलिए देखिएगा यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कमल का क्या होता है, राजीव, नीरज, पंकज और वारिद, कौन नहीं है बताना। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पूछा है, क्या पूछा है आपसे, नहीं पूछा है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो राजू मीन्स भी कमल होता है, नीरज मीन्स भी कमल होता है, पंकज का भी अर्थ कमल होता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है वारिद, डी में, तो वारिद मीन्स बादल होता है। क्या होता है, वारिद मीन्स बादल, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। कौन नहीं है पूछा है, तो राजीव कमल का पर्यायवाची शब्द है, नीरज कमल का पर्यायवाची शब्द है, पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, और ये वारिद जो है नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर है 7 से आपका देखिएगा यहाँ पर है। अगला है परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद भी एक देख लेना है, और संधि विच्छेद आपको हमने यहाँ पर जो भी जुड़े हुए सबको बता संधि विच्छेद भी करवा दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी उसको देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाह से, यानी हिंदी लगभग समाप्ति की ओर है। अब आपका रिविजन क्लास भी हमने करवा दिया है, अब टेस्ट सीरीज की बारी होगी, टेस्ट सीरीज बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। अब रही बात यहाँ पर कि आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा देते हैं, यानी पूरी तैयारी किस तरह से तैयारी आपकी हुई आप देख लिए होंगे। तो तैयारी आपके पहले जैसे आरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ सारा वीडियो आपको मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिवीजन क्लास भी आपका बहुत से सब्जेक्ट का हो गया है, कुछ का बाकी है। अब रही बात तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक भी हम करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी आपको हम करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको लगे कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्वेश्चन बैंक के लिए कोड होगा यस, क्वेश्चन बैंक करवाना है यस, सबका हम कमेंट देखेंगे कि कौन कौन चाह रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा परम, क्या होगा, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर होगा परमेश्वर। ठीक है, क्या होगा, परम जोड़ ईश्वर हो जाएगा परमेश्वर। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्यय भी आपको करवाया गया है, आप सभी को देख लिए होंगे। तो देखिए उत्कर्ष, उत्सव या उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए हमने बोला था जैसे उत्कर्ष का यदि संधि, उत्कर्ष का यदि उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग, और जो किसी शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं हम सभी कोई। अब देखिए तो उत्कर्ष का बताना है, तो इसका सबसे पहला और सबसे सही जो है हमने बोला था कि आप संधि विच्छेद कर लो उसको, जिसका भी उपसर्ग प्रत्यय बताना है उसका संधि विच्छेद आप कर लीजिए। तो उत्कर्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा उत और जोड़ क्या होगा, कर्ष, उत जोड़ कर्ष होगा। ठीक है, तो ये प्लस से हम लोग देखते हैं, प्लस के जो पहले होगा वो उपसर्ग है, और प्लस के जो यानी बाद होगा वो प्रत्यय है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है। ठीक है, उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होगा बताइए, उत होगा, क्या होगा, उत होगा ना, उत होगा उपसर्ग। क्लियर हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर उत होगा, उत किस में लिखा हुआ है, तो सी में है, यानी इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा,
नीलांबर में कौन सा समास है। देखिए समास भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है, पूरा क्लियर किया है। अब इसका देखिए यहाँ पर समास आ रहा है ना। अगर हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से हमने आपको JCERT जय को पूरे किताब को पढ़ा दिया है, अगर 2012 और 16 पर आ गया तो 80% लाने से यहाँ से कोई नहीं रुकेगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, जिस तरह का हमने नोट्स और PDF सबको दिया है, तो आप एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले भी यदि आप जाते हैं ना, तो आप यहाँ से सारा नोट्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सब कुछ आपको तुरंत भर में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑनलाइन। आप वहाँ से एक नज़र देख करके ही जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत अधिक यह प्रश्न भिड़ने वाला है, जो कि आपका हैंड रिटेन नोट्स है, हाथ से बना हुआ नोट्स है। ऐसा नहीं है कि बाजारू नोट्स है कि जैसे ही आया उसी तरह से हम आपको तुरंत भर में छाप दिया हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही यहाँ पर सारा प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। तो नीलांबर में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीला हो अंबर जिसका, नीला हो अंबर जिसका, क्लियर, नीला हो अंबर जिसका, क्लियर हो गया ना। देखिए नीला हो अंबर जिसका, तो ये देखिए आपका यहाँ पर विशेषण और विशेष यानी कर्मधारय समास है। लेकिन अगर इसका विशेष अर्थ निकलता कि नीला हो अंबर जिसका, कोई ऐसा है जो नीला वस्त्र पहनता है, नहीं, तो इसका विशेष अर्थ नहीं निकला, इसलिए यह किस में रह जाएगा, कर्मधारय में। लेकिन अब देखिए यहीं पर हो जाता पीताम्बर, पीताम्बर, अभी नीलांबर था ना, अभी क्या हो गया, पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब क्या हो गया बताइए, पीला हो अंबर जिसका, क्या हो गया, पीला हो अंबर जिसका, मतलब वह जो पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो अब तो इसको भी आप कहिएगा ना कि कर्मधारय में जाना चाहिए, इसको भी आप कहिएगा ना मेरे प्यारे से बंधु, कर्मधारय में जाना चाहिए। यह कर्मधारय में नहीं जाएगा भाई, तो कहाँ जाएगा, तो यह कर्मधारय में नहीं जाएगा, यह जाएगा आपका बहुव्रीहि में जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। बताइए क्यों जाएगा, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकल रहा है और यह विष्णु भगवान के लिए कोड होता है, विष्णु भगवान को बोला जाता है। तो ऐसा शब्द जो विशेषण विशेष हो कर्मधारय होगा, लेकिन अगर विशेष अर्थ निकलेगा तो बहुव्रीहि में चला जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर नीलांबर है तो आपका हो जाएगा नीला अंबर जिसका, इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए यह कर्मधारय में समास होगा, क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, आपको गद्यांश और पदांश दो को हम बोले हैं जरूर आएगा और हल्का ही आएगा, गद्यांश पदांश जरूर आएगा और हल्का ही आएगा। तो आप पहले इसको पढ़ करके समझिएगा, ठीक है, पढ़ना है पहले ना। देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना के जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग से सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। देखिए यह एक जो है क्या है आपकी यहाँ पर कविता है और कविता के माध्यम से आपको क्या पूछा है, नीचे प्रश्न पूछा है। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि इस तरह का जो गद्यांश और पदांश आता है ना, अपने मन से, देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, प्रश्न को अपने मन से कुछ नहीं, आपको इस गद्यांश के अनुसार ही वहाँ पर मिलना चाहिए, चाहे वहाँ गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। चलिए देखिए तो प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है। अभी हमने पढ़ा ना किसकी जीभ में तेज धार होती है, चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। देखिए प्रश्न बना ना, कल्पना की जीभ में धार होती है, मिल गया ना। तो खोजना है, खोजना है। देखिए जीभ में तेज धार होती है, तभी क्या बोला, कल्पना की जीभ में तेज धार होती है, तो कल्पना इसका आंसर होगा। किसकी जीभ में तेज धार होती है, तो कल्पना, कल्पना की जीभ में तेज धार होती है। देखिए एकदम स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए पैसेज से अगर नंबर छोड़ते हैं तो आप समझिए फेल करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। पैसेज से नहीं छोड़िएगा, एकदम पढ़िएगा गहन दृष्टि से, आपको 100% वैसा ही लिखा हुआ मिलेगा। कल्पना की जीभ में भी धार होती है, धारे ने पूछा था भाई, तो यही तो मिला ना। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। चलिए 11 नंबर प्रश्न, किसके हाथ में तलवार होती है, बताइए किसके हाथ में तलवार होती है। चलिए देखते हैं, कल्पना के हाथ में होती है, विचार के हाथ में होती है, स्वप्न वालों के हाथ में होती है, या स्वप्न के हाथ में तलवार होती है, किसके हाथ में तलवार होती है। देखिए यहाँ पर एकदम पढ़िएगा, पैसेज को पढ़ने में कभी मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। दिया हुआ है ना, स्वप्न के हाथ में भी
तलवार होती है। तो आपसे पूछा है किसके हाथ में तलवार होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वप्न के हाथ में तलवार होती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। देखिए पैसेज इसी तरह से बनेंगे, आपको पैसेज से 5 प्रश्न 6 प्रश्न लगभग रहते हैं हर एग्जाम में, जितना रहता है उसका 50 रहता है पैसेज, ठीक है। तो 5-6 प्रश्न रहेंगे, अगर 5-6 प्रश्न आप यहाँ से कर लेते हैं कंप्लीट, तो आप समझिए कि आपको 5 नंबर बहुत बड़ी चीज़ हो गए। तो किसके हाथ में तलवार होती है, तभी तो बताएं आपको स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है, तो राइट आंसर इसका डी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए किस तरह से पैसेज आते हैं, आप सभी देख लिए ना, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या है, करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है और उसको अच्छे तरह से बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा प्रश्न 12 से 15 के लिए, अभी वहाँ पर था 9 से 11, अब 12 से 15 के लिए निर्देश गद्यांश, अभी क्या था पहले बोलिए, अभी पदांश था ना, अब इसके बाद क्या आ गया, गद्यांश आ गया। तो पदांश माने यहाँ पर कविता ले लीजिए और गद्यांश मतलब यहाँ पर कहानी ले लेना है, ठीक है। तब कहानी को पढ़ लीजिए और इस पर जो पूछेगा उसके प्रश्न का जवाब यहीं से मिला के दे दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है। हाँ, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक तरफ तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख समृद्धि सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में, कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्शों की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना इसका इंद्रिय बोध का परिणाम रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में है। मानव में एक विशिष्ट गुण और विवेक होता है। विवेक के द्वारा उसने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ मनुष्य का इंद्रिय बोध विचार और भावों की अपेक्षा अस्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूलाधार हैं और इनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया, 12 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? जिस समाज में वह जन्म लेता है, जिस समाज के बारे में लिखना चाहता है, जिस समाज की वह अवहेलना करता है, इनमें से सही, ठीक है। क्या सही होगा आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा आप खुद देखिएगा। तो साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए यहाँ पर मिलेगा, अब मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर आ गए हैं। वह समाज के यथा और स्वच्छ कल्पना विवेचन करता है। मानव की सुरक्षा कवि वास्तव में समाज की काव्य का उपकरण करता है। साहित्यकार, देखिए यहाँ पर आ गया ना, देखिए पैसेज को पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा, रकबकाइएगा तो और नहीं होगा, ठीक है। देखिए एकदम अच्छी तरह से समझिए, देखिए एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ रहता है, अगर आप ढूंढिएगा तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एकदम, साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। मिल गया ना, जिसमें वह जन्म लेता है, मिला कि नहीं। अपने मन से पैसेज का एक जरा सा भी जवाब देने का कोशिश आप लोग कोई भी मत कीजिएगा, एकदम पैसेज को पढ़िएगा। ये तो देखिए मोबाइल है इसलिए स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, लेकिन जब आपको मिलेगा ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा जैक का, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, तो उस समय आप आराम से क्वेश्चन पेपर पर पढ़िएगा, एकदम समय दीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको उठाना है तो उठाना है, ठीक है, इससे नंबर उठाना है तो उठाना है। तो देखें ना मिला कि नहीं। साहित्यकार उसी समाज का
का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। मिला? यही तो आपसे पूछा था ना, क्या पूछा था ना, देखिए साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जिस समाज में वह जन्म लेता है। अगर आप लोग जल्दबाजी में कीजिएगा तो मार दीजिएगा इनमें से सभी, टिक मार दीजिएगा। नहीं भैया, ये पैसेज है, इसको देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद काम कीजिएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, बोध में कौन सा समास है? इंद्रिय बोध में कौन सा समास आपको बताना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, ठीक है। इंद्रिय बोध मतलब कौन सा समास होगा? तो इंद्रिय का बोध कराने वाला है, इंद्रिय का बोध कराने वाले समास को इंद्रिय बोध समास कहते हैं, ठीक है। इंद्रिय का बोध कराने वाले समास शब्द को इंद्रिय बोध कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कारक चिन्ह, वैसा समास जिसमें कारक चिन्ह आ गया हो, तो उसको हम लोग किस में डालते बताए थे? तत्पुरुष समास में। तो इसका विग्रह करने पर इसमें बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास में इसको आप डाल दीजिएगा। क्लियर? अगला है, साहित्य हमें क्या बताता है? साहित्य हमें क्या बताता है? सामाजिक वर्चस्व करने के लिए क्या करना चाहिए? समाज व्यवस्था को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मानव समाज के सुख समृद्धि और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है? और बताता है कि इनमें से सभी। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? देखिए आप जब पैसेज देखिएगा ना, तो उसमें एकदम दिखाएगा कि साहित्य हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा कि मानव समाज की सुख समृद्धि और सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। देखिएगा सबसे ऊपर में ही आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि का आदर्श होता है? कवि का आदर्श कौन होता है? बताइए, कवि का आदर्श कौन होता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो उसके समाज के आदर्शों के अनुरूप, उसके स्वयं के आदर्शों के अनुरूप, उसके परिवार के आदर्शों के अनुरूप, या उसमें से सभी। तो ठीक है, तो कवि का आदर्श रूप जो बताया गया है पैसेज में, तो आप देखिएगा उस पैसेज में जाकर के, तो आपको स्पष्ट रूप से एकदम लिखा हुआ है कि वह स्वयं के आदर्शों के अनुरूप ही चलना चाहता है, वह स्वयं के आदर्शों के अनुरूप ही चलना चाहता है। ये इसका मुख्य कवि का आदर्श रूप है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको जो है लगभग जो जैक की किताब है उसका यहाँ 6 से 10 तक का कंप्लीट नोट्स बन गया है, PDF तैयार हो गया है। आप सभी यहाँ से ले सकते हैं, उसका वीडियो भी देख सकते हैं और सारी क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। जो भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज के लिए उनको 200 के बदले 150 रुपये लिए जा रहे हैं। तो आप सभी जिसको भी लगता है टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपना देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा तैयारी हो पाया है, ठीक है। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर प्राइज भी आपको दिए जा रहे हैं। जो शिक्षक जुड़ करके टेस्ट में देते हैं उनको फर्स्ट प्राइज जो है 50 रुपये, सेकेंड प्राइज 20 रुपये और थर्ड प्राइज 10 रुपये का है। तो आप प्राइज भी यहाँ पर ले सकते हैं जुड़ करके। तो चलिए आज ही से यहाँ पर शुरुआत कर दिया गया है। तो जो भी चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, प्राइज लें, वो अभी कभी यहाँ पर जरूर जुड़िए। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, ठीक है। तुरंत जुड़ करके तैयारी कीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, जो कि आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है। चलिए चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोजगार का नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मित्रता करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार का तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। यानी आप अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप विभिन्न जगहों पर जाएंगे, रहेंगे, तो विभिन्न जगह का अनुभव प्राप्त होगा। विभिन्न लोगों के साथ रहेंगे तो उन विभिन्न लोगों का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी को कहते हैं कि तो आदमी घाट घाट के पानी पी ले हो। लोग कहता है कि आदमी ने घाट घाट के पानी पी के आया है, मतलब सब तरह के काम करके आया है, सब कामें करके आया है। तो उसको क्या होगा? सब काम कर रहा है तो उसको सब तरह के अनुभव प्राप्त हो रहा है कि ना हो रहा है? हो रहा है ना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तरल का विलोम शब्द है तरल, तरल का विलोम शब्द होगा, ठीक है। तरल का विलोम शब्द है ठोस, अठोस, द्रव या गैस, ठीक है। ये असम टेट का प्रश्न है। ये किसका है? असम टेट का प्रश्न है कि तरल का विलोम शब्द है। क्या है तरल का विलोम शब्द? ठीक है। तो तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है। और द्रव का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठोस होगा, ठीक है। तरल का क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा ना। अगला, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है बताना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ था, ठीक है।
बिहार टेट में भी आया हुआ था, ये असम टेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था। ठीक है, कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब जगह आया है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, स्पर्शवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा देखिए वैसी संज्ञा, कैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है, जिसमें अवस्था को बताया जाता है, या कह लीजिए कि वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सिर्फ अपने आप में अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें अवस्था को दर्शाया जाए वह भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, अवस्था को बता रहा है, अतः यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द से देखिए यहाँ पर उसी का नोट्स बना हुआ है, नोट्स बना हुआ है यहाँ पर, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। नोट्स देखिए बनाया हुआ इस तरह से, आपको कोई भी मेहनत इतना 500 रुपया में करके नहीं पढ़ाएगा, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना जितना आपको नोट्स, जितना PDF दिया जा रहा है वो समझिए आप लोगों के काबिल तारीफ़ है, जो कि आपको हाथ से बना करके दिया जा रहा है। तो आप किसी भी चैनल में जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आप यहाँ से आपको बता देते हैं, ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और जैक का किताब से जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो आप सभी के लिए देखिए रामबाण काम करेगा, रामबाण काम करेगा ये औषधि के रूप में। तो आप सभी अभी के अभी ज़रूर जुड़िएगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आज ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी भी अवस्था का बोध होता है वो भाववाचक है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी बघारना, अत्यधिक व्यय करना। ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपका किसका है, तो चादर के बाहर पैर पसारना, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा टेट का है। किसका है? उड़ीसा टेट का है, उड़ीसा टेट का है। ठीक है, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी भगाना, अत्यधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना, ये होता है चादर के बाहर पैर पसारना का मुहावरा। अगला है निकास का सही विलोम शब्द है। निकास का सही विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। निकास का सही विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर CG टेट का है। किसका है? CG टेट का है। निकास का सही विलोम शब्द है बाहर, निर्गुण, प्रवेश या कोई नहीं। ठीक है, तो निकास का क्या होता है? प्रवेश। निकास का उल्टा क्या होता है? प्रवेश होता है। निकास का उल्टा प्रवेश होगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है आप सभी लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जब भी आप वीडियो को लास्ट करते हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों के पास पहुँच सके और सारे लोग इससे जो है यहाँ पर जेटेट पास कर सके। क्योंकि अभी जो 24,000 देखिए बहाली जो आपकी आनी है, 24,000 बहाल जो आनी है, उसमें आप सभी यहाँ पर शामिल हो सके, इसके लिए हमारा टीम पूरा आपके लिए प्रयास कर रहा है। और आप सभी को अवश्य पास कीजिएगा, सिर्फ जुड़ करके तैयारी कीजिए। परीक्षा का 2-3 दिन भी बचता है और वीडियो आपको सजेस्ट करता है, तो यहाँ सारा नोट्स तो बन के तैयार रहेगा, केवल PDF भी देख लीजिएगा तो आप यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे राज्यों के टेट का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। ठीक है, गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है गाय ना, तो गाय से पूरे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। अगर गाय का यही नाम दे देता लेरुआ, पलटुआ या आपको दे देता संखी गाय, ये गाय का नाम दे देता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन केवल गाय कह रहा है तो ये गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पर्वत है, पर्वत है तो पर्वत क्या हो रहा है? पर्वत केवल कहा गया है तो इसे पूरे पर्वत का बोध हो रहा है, पर्वत जाति का। अगर यही पर पर्वत का नाम दे देगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो ये नाम हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। तो जिसका नाम हो गया तो वो चला जाएगा किस में? व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक
वाचक में अगर नाम दे दिया तो केवल पर्वत कह रहा है तो ये पूरे पर्वत जाति का हो रहा है। किसका हो रहा है? पूरे पर्वत जाति का हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। लेकिन अगर पर्वत का नाम धर लिया होता तो यह व्यक्तिवाचक होता। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है पंखा। क्या है? पंखा। तो पंखा से पूरे पंखा का बोध हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर जो होता है पंखा का सभी का नाम दिया हुआ रहता है। पंखा का आज का नाम दिया रहता है। ठीक है, पंखा का नाम दिया रहता है। फिलिप्स का फैन, बजाज का फैन। तो अगर कहता फिलिप्स फैन, बजाज फैन, तो यह होता व्यक्तिवाचक। क्या होता? व्यक्तिवाचक। लेकिन ओनली फॉर फैन कह रहा है तो यह है आपका जातिवाचक। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी को ना। देखिए हिमालय, हिमालय क्या है? ये नाम है। हिमालय क्या है? नाम है। किसका? पर्वत का नाम है। ठीक है, तो पर्वत का नाम दिया है, इसलिए हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है। हिमालय जो है जातिवाचक नहीं है, यह व्यक्तिवाचक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो हिमालय जो है पर्वत का नाम है, यह व्यक्तिवाचक है, इसलिए यह जातिवाचक नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर नोट्स क्लियर किया गया है। अगर जो नहीं देख पाते हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए नोट्स भी इतना अच्छा देखिए बना करके दे दिया जाता है कि आप बिना वीडियो देखे भी समझ सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो में एकदम समझिए गागर में सागर भरने जैसा आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि आप वीडियो सुन करके भी जेटेट परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बहुत दिन बाद दिखाई देना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा कौन है? इसमें बहुत दिन बाद दिखाई देना जो होता है, इसमें कौन मुहावरा है? तो ईद का चांद होना। ईद का चांद होना ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। एमपी टेट का प्रश्न है यह। एमपी टेट का प्रश्न यह पूछा गया है, और बिहार टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चंचल का विलोम शब्द है। चंचल का विलोम शब्द है। ठीक है, चंचल का विलोम शब्द है जंगम, दंगल, स्थिर, प्रारंभ। ठीक है, चंचल मतलब क्या होता है? वो स्थिर नहीं होता है। चंचल का मतलब क्या होता है? स्थिर नहीं होता है, उलचुल करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो एकदम स्थिर हो जाएगा। एकदम चंचल का विलोम स्थिर होना चाहिए, और चंचल मतलब होता है अस्थिर। वो आदमी अस्थिर है, ये नहीं है, चंचल चुचुहिया है। ठीक है, तो स्थिर होता है, तो चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। क्लियर, चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। चलिए अगला देखिएगा। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? आपको बताना है। ठीक है, मनोज है, सुरेश है, जा रहा है, जवानी है, कौन है? ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में भाववाचक बताना है। मनोज क्या है? मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह किस में जाएगा बताइएगा आप सभी को? जल्दी जल्दी व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सुरेश भी नाम है, तो यह भी जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सभी को यस यस कहा कीजिए, नो कहा कीजिए, दिक्कत है जिनको। ठीक है, तो इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? जा रहा है, ये क्या चीज़ है? एक्शन है, किसी कार्य होने का बोध होता है तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ये जा रहा है क्या चीज़ है? ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे बच्चा जवानी। जवानी क्या बता रहा है? किसी की अवस्था को बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिसमें कोई अवस्था बताया जाएगा, जवानी हो, बुढ़ापा हो, नौजवान हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, ये सभी क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। तो जिसमें कोई भी अवस्था को बताया जाएगा, सीधे उसको भाववाचक में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा? भाववाचक में डालिएगा। भाववाचक से अब तक सबसे अधिक संज्ञा से अगर प्रश्न पूछा है तो किस सेक्टर से पूछा है आपको बता देते हैं।
वो जातिवाचक से पूछा है और भाववाचक से पूछा है। सबसे अधिक अभी तक का आने वाला प्रश्न में जातिवाचक भाववाचक को ही लिया गया है। और आपको जातिवाचक भाववाचक जरूर कंप्लीट हो गया होगा, नहीं होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर नोट्स जो पीडीएफ परचेज करते हैं, जिनको पीडीएफ दिया जाता है, ये है। देखिए अभी तो आपको सबसे कम दाम पर, आप किसी भी चैनल पर जाइएगा, सबसे कम दाम यदि किसी का है तो वो मेरा है। देखिए इसमें कितना सब्जेक्ट हम करवाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और जीएस, 4 सब्जेक्ट। बहुत जगह तो लोग एक सब्जेक्ट का 500 ले रहे हैं। आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, जिनका एसएसटी है उनका एसएसटी भी, जिनका साइंस है उनका साइंस भी। तो अभी तो 6 to 10 का आपको पूरा कवर अप यह कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए आगे सिलेबस को क्या संशोधित करता है, लेकिन यहाँ से आपको पूरा चीज़ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक ये नहीं है, सब सिलेबस पर बना हुआ है। अब देखिए आपको थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार ना हो, उद्वार होना, व्यंग्यवचन बोलना, ठीक है। थाली का बैगन होना, तो आप देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, ये असम का प्रश्न है, ये असम में पूछा गया था। हम लोग क्या करेंगे, थाली में अगर बैगन रख देंगे तो क्या होगा, कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा, ठीक है। मतलब वो क्या है कि अपना उसका कुछ विचार नहीं है कि हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे, ठीक है। तो थाली का बैगन होने का मतलब क्या होता है, तो जिसका अपना कोई विचार नहीं है उसको हम लोग कहते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, आपको बताना है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अल्प, सर्वायु, मोक्ष या अल्पायु, ठीक है। दीर्घायु का विलोम शब्द है, ये यूपी टेट में था और ये सीजी टेट, 2 जगह ये प्रश्न मिल गया है, ठीक है। तो दीर्घायु मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबा आयु हो, बहुत ही लंबा आयु को वाले को दीर्घायु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है बहुत ही लंबा आयु, तो उसका विलोम क्या होगा, बहुत ही कम समय तक रहने वाला को क्या कहेंगे, तो बहुत ही कम समय तक रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अल्पायु कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्पायु, अल्पायु। इसका राइट आंसर अल्पायु होगा।